हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 16 टू 22। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफी, 100 लाइक टी, 80 लाइक टी एंड 52 लाइक लेमनेड। इट मे बी पॉसिबल दैट some students do not like any of these three drinks. Then the difference between the maximum and the minimum possible number of students who like all the three drinks is, यानी कि 100 में से 52 को लेमनेड पसंद है, 80 को टी पसंद है और 73 को कॉफ़ी पसंद है। दो केस लेने हैं मेरे पास, जब मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको तीनों ड्रिंक पसंद होगी, और दूसरा केस मिनिमम स्टूडेंट्स जहाँ तीनों ड्रिंक पसंद होगी। उन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है। दोनों केस में ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें दोनों में कोई भी ड्रिंक तीनों में से पसंद नहीं होगी। तो यहाँ पे गिवन केस में मैक्सिमम निकालना तो बहुत ही आसान है मेरे पास, कि लेमनेड वाले 52 हैं, तो मेरे पास जो 73 कॉफ़ी वाले हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसमें से 52 को लेमनेड और कॉफ़ी दोनों पसंद हो। तो कॉफ़ी वाले आए थे मेरे पास 73, तो ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि 73 माइनस 52 को सिर्फ कॉफ़ी पसंद होगी और इस 73 में से 52 को लेमनेड पसंद होगा। और अगर मैं टी वाला सर्किल ले लूं, यानी कि टी का मतलब हो गया 80, तो इस 80 में से 52 को लेमनेड और कॉफ़ी दोनों पसंद होगी। ठीक है ना। तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं, 52, जिन्हें तीनों ड्रिंक पसंद होगी। ये निकालना तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास। चैलेंज जो है मेरे पास वो ये निकालने में है कि कितने मिनिमम स्टूडेंट होंगे जहाँ पे उन सबको तीनों ड्रिंक पसंद होगी। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि सबको मैंने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में खड़ा किया और मैंने बोला उसमें से जिनको लेमनेड पसंद है वो सामने आ जाओ। तो इस तरह से मेरे पास लेमनेड वाले लोगों को मैंने बुला लिया कि भैया लेमनेड वाले 52 जो हैं मेरे सामने आगे आ जाओ। तो लेमनेड जिनको पसंद था वो मेरे पास सामने आ गए। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट बचेंगे, 48। अब मैं कहूँगा भैया कॉफ़ी वाले मेरे पास है 73, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे मिनिमम जो है वो कॉमन स्टूडेंट चाहिए। तो मिनिमम का केस कैसे बना सकता हूँ मैं 73 कॉफ़ी के लिए कि मुझे कॉमन स्टूडेंट मिनिमम मिले। मैं 43 तो ये वाले इंक्लूड कर लूँगा, 43 तो ये वाले इंक्लूड कर लूँगा। तो 43 और 52 100 तो होते हैं मेरे पास, लेकिन मुझे कितने चाहिए, 73। तो 73 माइनस 48, 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स मुझे इसमें से ही लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्हें लेमनेड और कॉफ़ी दोनों पसंद होगा। कॉफ़ी वाले आ गए मेरे पास 73 माइनस 25, यानी कि 48 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद होगी। एंड 52 माइनस 25 विच इज़ 27 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ लेमनेड पसंद होगा। यानी कि अब तक हम इसको मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, और इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने देखा कि 27 स्टूडेंट्स लाइक ओनली लेमनेड, 48 लाइक ओनली कॉफ़ी एंड 25 स्टूडेंट्स लाइक बोथ लेमनेड एंड कॉफ़ी। अभी तक हमने टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। अब मैं चाहता हूं कि टी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 80 स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करूं। लेकिन मेरे को कंडीशन क्या लगानी है इसमें, मेरे को कंडीशन ये लगानी है कि जो तीनों वाला पार्ट है, मतलब दो तो ये आ ही गए मेरे पास कंबाइंड वाला पार्ट, और तीसरा जो कॉफ़ी टी वाला पार्ट होगा वो मिनिमम होगा। यानी कि मुझे इसका जो है इसमें से स्टूडेंट्स मिनिमम लेने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, 48 तो ये वाले ले लूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास टी प्लस कॉफ़ी ये हो जाएंगे 48। इसके अलावा टी प्लस लेमनेड, टी प्लस लेमनेड ये हो जाएंगे मेरे पास 27। तो मैंने दो कॉम्बिनेशन, अभी तक खाली लेमनेड 27 था, अगर इनको मैं टी भी पिला दूं, मतलब टी इनको भी अगर पसंद हो मेरे पास, तो 27 मेरे पास हो जाएंगे टी प्लस लेमनेड। सिमिलरली 48 हो जाएंगे टी प्लस कॉफ़ी। तो टोटल ऐड करता हूं तो ये हो जाते हैं मेरे पास 75। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दो के कॉम्बिनेशन लेके भी मैक्सिमम 75 ही बना सकता हूँ, पर मुझे टी चाहिए 80, तो मुझे 5 स्टूडेंट जो है यहाँ से भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट यहाँ से मिनिमम मुझे लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मेरी जो है केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 ड्रिंक्स इज 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरे पास आया था 52, मिनिमम मेरे पास आया 5
टोटल जो डिफरेंस मुझे चाहिए था वो आ जाएगा 47। तो 47 हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। आई रिपीट, व्हाट आई हैव डन इज, मैक्सिमम निकालना तो बहुत आसान है। गिवन केस के हिसाब से 52 इस जो वो है मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है जिन्हें तीनों ड्रिंक पसंद होगी। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले लेमनेड वाले स्टूडेंट को सामने बुलाया, उसके बाद 48 मेरे पास अलग बचे थे। फिर मैंने कहा कि अब मुझे जो कॉमन वाला पोर्शन है, जो दोनों वाला पोर्शन है वो मिनिमम चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया 48 तो ये इंक्लूड किया, पर मुझे कम से कम 25 स्टूडेंट्स कॉमन वाले लेने पड़ेंगे। सो इस तरह से 27 वाला आ गया सिर्फ लेमनेड, सिर्फ कॉफ़ी वाला आ गया 48। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये दो का तो वेन डायग्राम बना दिया है। लेकिन जब मैं टी वाली बात करता हूँ 80, तो ये मैं अगर 48 को ले लूँ तो मेरे पास दो वाले केस आ गए, 27 को भी इंक्लूड कर लूँ तो भी दो वाले केस आ गए। इस तरह से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मैं 75 ही बना पा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे 80 स्टूडेंट चाहिए तो उस केस में मुझे यहाँ से भी 5 स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक ऑल दिस कंडीशंस ट्रू इज 5। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 52 minus 5 which is 47, which is the correct answer here. चलिए, it was a difficult question. Alex invested his savings in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. Then the percentage of his savings invested in the first part is. क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमको जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एलेक्स ने दो पार्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स से P1 एंड P2। तो P1 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 15% पर एनम इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और P2 पे जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो दोनों इक्वल होंगे, तो P2 पे कितना बनेगा 12% पर एनम इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से P1 और P2 का हम रेशो निकालेंगे, 3, 5, 4, 3। तो मेरे पास P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3/5। हम मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ इज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, यानी कि अगर P1 पे मैंने 3 रुपये लगाए हैं सो P2 पे मैं 5 रुपये लगाऊंगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट का P1 कितना परसेंट है, तो 8 मेरे पास टोटल पार्ट आ गया और P1 का पोर्शन हो गया 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 विच इज 37.5। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5%। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, वेरी वेरी इजी। चलिए, all the vertices of a rectangle lie on a circle of radius r. If the perimeter of the rectangle is p, then the area of the rectangle is. क्वेश्चन में कहा गया है हमसे यहाँ पे कि मेरे पास all the vertices of a rectangle lie on a circle of radius r. मेरे पास एक रेक्टेंगल है और उसके जो चारों वर्टाइसेस हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कैसा भी रेक्टेंगल बना लूँ, मैं कैसा भी रेक्टेंगल बना लूँ, मेरे पास जो उसका डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर होगा, जो उसका डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर ही होगा। गिवन कंडीशन के हिसाब से मैं मान लूँ कि ये वाली लेंथ L है और ये वाली B है, ये वाली लेंथ L है और ये वाली B है, तो ये जो लेंथ आएगी डायगोनल वो आ जाएगा L² प्लस B²। और वो गिवन किसके है, रेडियस सर्कल की R है, तो डायमीटर हो गया दिस विल बी इक्वल टू R, दिस विल बी इक्वल टू R। फिर दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ मैं, तो मेरे पास L² प्लस B² की जो वैल्यू आ जाएगी 4R² आ जाएगी। ये तो यहाँ से हमने डिराइव कर लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज P, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज P, पैरामीटर कितना होता है 2 टाइम्स L प्लस B, उसकी वैल्यू मुझे P गिवन है और निकालना मुझे क्या है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मेरे पास L इंटू बी, तो मुझे L इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मेरे पास L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास P/2, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा L² प्लस B² प्लस 2LB विच इज इक्वल टू P²/4 L² प्लस B², L² प्लस B² की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4R²। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 2LB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P²/4 माइनस का 4R²। अब मैं दोनों से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो L इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से L
इंटू बी की वैल्यू जो मुझे निकालना है, जो मेरे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है, एल इंटू बी यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कितना पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर, बी ऑप्शन एयर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ ये पता लगाना है आपको एल इंटू बी निकालना है, एक एल है एक बी है तो डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि डायगोनल का जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो हमेशा इस सर्किल में डायमीटर होगा, तो रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। इक्वेशंस बनाई हमने, सिंप्लीफाई करी, बहुत ही इजीली हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सपोज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is n plus 2n square. If the nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest possible value of n is. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि मेरे पास n टर्म्स का जो सम है वो मेरे पास n प्लस 2n स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स इज n प्लस 2n स्क्वायर। अब देखो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो आप उसकी सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स निकाल लो, माइनस कर दो। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे कि मेरे पास एक AP है 2, 5, 8, 11 और 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 5 टर्म्स का सम निकाला, वो मेरे को गिवन है लेट्स से, तो मेरे पास सम ऑफ 5 टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ 5 टर्म्स क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14। सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आएगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। अब मैं सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 40, विच इज द nth टर्म। यानी कि अगर मैं nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो आई विल बी गेटिंग nth टर्म, ठीक है ना। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स ये है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स क्या होगा मेरे पास, n की जगह n माइनस 1 कर दूंगा प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी, तो nth टर्म एयर विल बी इक्वल टू Sn माइनस का S1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर। इसको मैं एक्सपेंड करके ही लिख रहा हूँ, मेरे पास हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2n आएगा, राइट, माइनस 2n आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4n आएगा, यहाँ से प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो गया, n प्लस 2n स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, तो 2n स्क्वायर माइनस का 4n और प्लस का n, माइनस का 3n प्लस का 2 माइनस 1 प्लस का 1, राइट। तो n प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 1, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4n माइनस 1। मेरे पास कितना आ गया, 4n माइनस 1। तो मेरे पास n जो टर्म आ गई है वो मेरे पास 4n माइनस 1 आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनी नेचुरल नंबर है इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9, तो nth टर्म आ गई मेरे पास ये, दिस nth टर्म इज डिविजिबल बाय 9, दिस nth टर्म 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। तो n की मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, मैं ऑप्शन से कर लूंगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी गिवन है यहाँ पे, 4, n की वैल्यू 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 1 15, 15 डिवाइड बाय 9 डिवाइड नहीं हो रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 7 पुट करके देखता हूँ, तो 7 इंटू 4 28 माइनस 1 27 डिवाइड बाय 9, यस 3, तो इट इज डिविजिबल बाय 9 देन। सो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास पॉसिबल हो जाएगी 7, तो n की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 7 हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि n टर्म का सम जो होता है और n माइनस 1 टर्म्स का जो सम होता है उसको डिफरेंस निकालने से मेरे पास n टर्म आती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे, तो यही कॉन्सेप्ट के लिए हमें n टर्म निकाली और n टर्म को हमको 9 से डिवाइड करना था, वो हमने कर चुके हैं, n की हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल ली। करेक्ट आंसर हियर इज 7। अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन।
लेट ए बी द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 5 की पावर के, एंड बी बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4 की पावर के प्लस 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 2 वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू। एग्जाम में तो ऐसे पढ़ने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे। क्वेश्चन सेज कि अगर मैं 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 5 की पावर के को ए से डिवाइड करूं तो ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, और ए जो है मेरे पास लार्जेस्ट जो है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे के की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा मैं, तो के मेरे पास गिवन है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर ही हो गया। तो के की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ए की वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ सकती है, यानी इनफाइनाइट हो सकती है। के की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ए कैन टेक वेरी लार्ज वैल्यू। तो मुझे वो निकालना है कि ए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए जो के की किसी भी वैल्यू के लिए डिवाइड हो जाए। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सच दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ के इट इज डिविजिबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे के बढ़ता जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी निकालने में। तो यहाँ पे एक ही चीज समझ में आती है कि यहाँ पे ये जो नंबर आएगा 3 की पावर के, ये मेरे पास एक ऑड नंबर होगा। 5 की पावर विल ऑलवेज भी मेरे पास ऑड नंबर, और 4 की पावर जो होगा मेरे पास वो मेरे पास एक इवन नंबर। सो ऑड प्लस इवन प्लस ऑड, यानी ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन प्लस इवन मेरे पास इवन नंबर आएगा। तो जो भी नंबर आएगा मेरे पास वो 2 इंटू लेट से नंबर एन की फॉर्मेट में होगा। अगर एन कैन बी पॉजिटिव ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, बट ये टोटल नंबर मेरे पास इवन है। अगर ये टोटल नंबर इवन है तो इसके सबसे आगे 2 आएगा, 2 एन की फॉर्मेट में आएगा। इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब व्हेन आई डिवाइडेड बाय ए इट शुड बी डिविजिबल कंप्लीटली। सो द लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल ए इज, तो के की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू इसकी एक ही बढ़ती जाएगी, लेकिन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के इट शुड बी डिविजिबल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के इट शुड बी डिविजिबल। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल इज 2। ठीक है ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए विल बी 2। अब दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है मुझे, 4 की पावर के प्लस 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 4 की पावर के इंटू 4 की पावर 2, दैट इज 4 की पावर के प्लस 2। इट शुड बी डिविजिबल बाय बी, ये गिवन है मुझे। 4 की पावर के कॉमन लूंगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 19 प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू 4 की पावर के डिवाइडेड बाय बी। अब बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि के की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाइए। अब देखो यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 लिया, के इज इक्वल टू 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, मैं के की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो बी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फॉर एनी के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एनी के इट शुड बी डिविजिबल बाय बी। ठीक है ना। तो बी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऑब्वियसली बात है कि बी 20 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, 20 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, तो के अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन के की मिनिमम वैल्यू तो मैं 1 रखूंगा ही रखूंगा ना। अगर मैं के की वैल्यू 2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 20 इंटू 4 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू 1 रखा मैंने, 20 इंटू 4 की पावर 1, 20 इंटू 4 की पावर 2, 20 इंटू 4 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन जितने भी केस मैं लेते जाऊंगा उसमें 4 की पावर 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना ये। सो 20 इंटू 4, बी जो है हमेशा 80 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे बी की जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी। समझने में थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे, पहले इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी इंटू 4 होगा। तो के की किसी भी वैल्यू के लिए 4 एक बार तो आएगा ही आएगा कम से कम। भाई के की वैल्यू 2 रखूंगा तो हो सकता है कि एक ही बार 4 आए, मतलब 2 रखूंगा तो 2 बार आएगा, लेकिन 2 के लिए नहीं, वो एक के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 20 इंटू 4 80, तो बी की वैल्यू 80 वैल्यू। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू इज 2 प्लस 80, 2 प्लस 80, करेक्ट आंसर इज। तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल होगी वो 80। डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि जनरली जो टीटर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, वो मैक्सिमम मॉडरेट लेवल तक ही रहते हैं। लेकिन ये ऐसा टीटर टाइप क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट लेवल का है, क्योंकि टीटर टाइप क्वेश्चन हम जनरली सजेस्ट करते हैं करने के लिए, क्योंकि टीटर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, टीटर टाइप क्वेश्चंस में जो है डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता है, लेकिन टीटर टाइप क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है,
तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा था कैट के इस स्लॉट में। करेक्ट आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीज्ड बाय 600 grams when some new students join the class. If the average weight of new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of the number of original students to the number of new students is. ठीक है, ये रेशो हमको निकालना है। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे कि मेरे पास पहले कुछ स्टूडेंट थे जिनको मैंने N1 कहा और उनका जो एवरेज वेट था वो A1 था। N1 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट A1 था, तो उनका टोटल वेट कितना रहा होगा N1 A1, N1 into A1। बाद में मेरे पास N2 स्टूडेंट आ गए, बाद में मेरे पास कुछ स्टूडेंट आ गए जिनका नंबर था N2 और उनका एवरेज वेट था वो था A2, उनका एवरेज वेट था वो था A2। इस तरह से इनका टोटल वेट कितना हो गया, इस तरह से टोटल वेट इनका हो गया नए स्टूडेंट का N2 A2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हमसे द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इंक्रीज्ड बाय 600 grams व्हेन सम स्टूडेंट ज्वाइन, यानी कि जो एवरेज वेट था A2 दैट इज इंक्रीज्ड बाय 600 grams, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 600 grams, यानी कि जो A2 की वैल्यू 3 वो मेरे पास A1 प्लस 600 grams, हम सब केजी में ले लेते हैं तो मेरे पास ये 0.6। ठीक है ना, यानी एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड लॉट में आए हैं वो A1 से 0.6 ज़्यादा है, ये कंडीशन में गिवन है। दूसरा, इफ द एवरेज वेट ऑफ the new student is 3 kg more than the average weight of original students. So average weight of new students is 3 kg more. So average weight of the new student is 3 kg more. The average weight of student in class increase by, अच्छा ये क्वेश्चन गलत बनाई है हमने। क्वेश्चन में कहता है the average weight of new student is 3 kg more. Average weight of new students, यानी average weight of new student is 80, वो मेरे पास A1 प्लस 3 है। एवरेज वेट जो बाद वाले स्टूडेंट है उनका पहले वाले स्टूडेंट से 3 kg ज़्यादा है। दूसरा, एवरेज वेट होल क्लास का बढ़ जाता है, यानी कि जब दूसरे स्टूडेंट आ गए होल क्लास का वेट कितना होगा भाई, पहले कितना था N1 B1, बाद में कितना हो गया N2 A2 आ गया मेरे पास टोटल वेट, तो क्लास का टोटल वेट कितना हो गया मेरे पास N1 प्लस N2। पहले था N1 A1, उसमें N2 A2 वेट ऐड हो गया तो टोटल हो गया N1 A1 प्लस N2 A2, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 करूंगा तो जो होल क्लास आ जाएगी उसका एवरेज वेट आ जाएगा। अब मुझसे कहा गया है कि ये जो एवरेज वेट आ रहा है, ये जो एवरेज वेट आ रहा है ये 600 ग्राम ज़्यादा है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 600 ग्राम्स, इसका मतलब ये जो वेट है ये मेरे पास A1 से 600 ग्राम ज़्यादा है, ये 0.6 होता है। केजी में लिया है हमने तो 0.6 होता है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें से एक वाले को माइनस कर, नहीं सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो मैं निकालूंगा मेरे पास 1 माइनस, इससे क्या होगा A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी A2 माइनस N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मेरे पास आ जाएगा A2N1 प्लस A2N2 A2N1 प्लस A2N2 माइनस N1 A1 माइनस N2 A2 विच इज इक्वल टू, अब N1 प्लस N2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.4 N1 प्लस 2.4 N2। ठीक है, A2 N2 से A2 N2 खत्म हो गया। अब मेरे पास A2 N1 माइनस N1 A1, N1 कॉमन ले लिया, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2.4 N1 प्लस 2.4, ये तो चल ही रहा है मेरे पास। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है मेरे पास 3, A2 माइनस A1 कितना हो गया 3, सो 3 N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 N1 प्लस 2.4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 3 N1 माइनस का 2.4 N1 विच इज इक्वल टू 0.6 N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2.4n2 और यहाँ से n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6। रेशो क्या मुझसे पूछा है यहाँ पे, द रेशो ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट विच इज n1 टू द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट विच इज n2। सो n1 अपॉन n2 का रेशो कितना आ गया 4:1। वेरी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मॉडरेट लेवल मान सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर है 4:2। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ 22। लेट 0 से 100 के बीच में है a और x सच दैट a जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो a के बराबर या बड़ा है, मतलब a जो है 0 के बराबर या बड़ा है, x जो है a से बराबर या बड़ा है, और x जो है वो 100 के बराबर या छोटा है, सच दैट fx की वैल्यू है मेरे पास, fx की जो वैल्यू है मेरे पास फंक्शन x में गिवन है, वो इस तरह से गिवन है कि फंक्शन x की जो वैल्यू है, f ऑफ x की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x माइनस, अब इसको मैं लिख रहा हूं a माइनस 50 को a प्लस 50 ऐसे। x माइनस a माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन x मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैं इसको जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दोनों की वैल्यू, पहली बात तो 0 से 100 के बीच में गिवन है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 100 है, ये यहाँ पे गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या चीज़ आ रही है, ये जो फंक्शन है ये आ रही है मेरे पास x की a से डिस्टेंस, लेट से a ये है मेरे पास और ये मेरे पास x है, क्योंकि तो मेरे पास गिवन कंडीशन है ये वाली, या तो x जो है वो a से बड़ा होगा या मेरे पास बराबर होगा, ये कंडीशन मुझे गिवन है यहाँ पे। अब मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है x माइनस a, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज x और a के बीच के डिस्टेंस, x और a के बीच के डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस, x और 100 के बीच के डिस्टेंस, x और 100 के बीच के डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आ गई है मेरे पास a से x के बीच डिस्टेंस आ गई है, x से 100 के बीच की डिस्टेंस आ गई है, प्लस x और a प्लस 50 के बीच की डिफरेंस, a प्लस 50 कहीं भी हो सकता है मेरे पास, a प्लस 50 सपोज यहाँ पे आया, a प्लस 50 सपोज यहाँ पे आया, तो ये डिस्टेंस, ठीक है ना, x की a प्लस 50 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बिकम्स 100, ये जो डिस्टेंस आनी चाहिए ये 100 या उससे कम आनी चाहिए। इस केस के लिए a की वैल्यू क्या हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a प्लस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 100 एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a प्लस 50 मस्ट बी लेस देन 100 और लेस देन 100, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये मुझे निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन हियर, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन रख के देखना। x सबसे पहले मैं a की वैल्यू 100 रख लेता हूँ, अगर a की वैल्यू मैं 100 रखूँगा तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 100 हो गई। अब a की वैल्यू 100 होगी और x जो है मेरे पास इसके बड़ा है या बराबर है, तो मेरे पास x जो होगा मेरे पास वो x जो होगा, अब देखो x जो है वो 100 से तो छोटा होना ही चाहिए या बराबर होना चाहिए, और a की वैल्यू 100 हो गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 100 ही रखनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या हो गई मेरे पास, x की a से डिस्टेंस 0, x की 100 से डिस्टेंस 0, x की a प्लस 50 से डिफरेंस, a प्लस 50 से डिफरेंस x डिस्टेंस कितना आएगा 50, पर यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड्स ट्रू नहीं हो सकती, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है, तो यहाँ पे इस कंडीशन विल नॉट बी होल्ड ट्रू, क्योंकि 100 से कम होनी चाहिए डिस्टेंस, ठीक है ना, तो दिस विल नॉट बी होल्ड ट्रू। 100 से ऊपर तो जानी नहीं चाहिए ना वैल्यू, 100 से कम ही आनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड केस लिया हमने 25 का, जब मैंने a को ले लिया यहाँ पे 25, यहाँ पे a इज इक्वल टू ले लिया 25, अब a इज इक्वल टू 25 ले लिया और ये ले लिया मैंने x, तो x की a से डिस्टेंस ये वाली, x की 100 से डिस्टेंस ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 75, दिस डिस्टेंस इज 75। नाउ x माइनस 100, x की मेरे पास a से डिस्टेंस आ गई, x की मेरे पास 100 से डिस्टेंस आ गई है, अब x की a प्लस 50 से डिस्टेंस निकालनी है,
x की a प्लस 50, a प्लस 50 कितनी होती है 75, a प्लस 50 75, x की ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास वो मेरे पास 100 से कम होनी चाहिए। अब मान लो x को मैंने बहुत छोटा रख लिया, यहाँ पे लेट्स से x इज इक्वल टू 30 रख लिया, तो ये डिस्टेंस तो मेरे पास अब भी 75 आएगी, लेकिन x की मेरे पास ये वाली जो डिस्टेंस आएगी 75 से, तो टोटल मेरे पास जो वैल्यू आ सकती है मेरे पास ये भी 100 से ज़्यादा हो सकती है। सो अगेन 25 विल नॉट बी करेक्ट आंसर। अगर a की वैल्यू मैं 0 पुट कर लूँ तो इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 0, इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 0, अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 50 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास 50 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। अब x की डिस्टेंस निकालनी है मुझे इन सब से। अब देखो x यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, दोनों केस में, तो x माइनस a की डिस्टेंस, x माइनस a की डिस्टेंस और x माइनस 100 की डिस्टेंस, तो ऑलरेडी मेरे पास 100 आ गया। x में अब देखो मैंने कहीं भी x रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, तो x की a से डिस्टेंस और x की 100 से डिस्टेंस, तो ऑलरेडी 100 आ चुका है, तो कुछ भी उसमें ऐड करूँगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है, मुझे 100 से कम ही रखना था। तो 3 ऑप्शन अगर इनकरेक्ट हो गए तो ये तो मुझे समझ में आ ही गया है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा मेरे पास 50 होगा, फिर भी मैं क्रॉस चेक उसको करूँगा, ये करूँगा हमेशा। कि मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू जो है मेरे पास 50 रखी मैंने, यहाँ पे लेट से a इज इक्वल टू मैंने 50 रखा, तो x जो है 50 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो लेट से मैंने बीच में कहीं मान लिया x मान लिया, तो x की a से डिस्टेंस कितनी आ रही है ये वाली, x की 100 से डिस्टेंस कितनी आ रही है ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 50 आ गई। x की a प्लस 50 से डिस्टेंस, a प्लस 50 मतलब कितना हो गया 100। अब a की एक x a प्लस 50 यानी कि 100 से डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50 हो सकती है, क्योंकि x अगर इस साइड में मूव करेगा तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, 100 से कम तो अलाउड है हमको, और x अगर इस साइड पे मूव करा यानी कि अगर x इज इक्वल टू 50 भी हो जाए, अगर x इज इक्वल टू 50 भी हो जाए तो 50 तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, और a प्लस 50 का मतलब कितना हो गया 100, सो फिर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी 50। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 100 पॉसिबल अगर यहाँ पे है तो x, अगर x यहाँ मूव करता जाएगा तो डिस्टेंस मेरे पास 100 से कम होगी। तो a प्लस 50 से जो डिस्टेंस निकाली है वो देख लिया हमसे कि 50 या 50 से कम ही आएगी, और ये जो डिस्टेंस आ रही है मेरे पास ये 50 फिक्स होगी। तो द टोटल डिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सो इट विल बी कंसिडर्ड डिफिकल्ट, लेकिन अगर ये रिप्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी। तो ओवरऑल देखें तो लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हमने वो अराउंड 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट कंसिडर किए जाएंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप उनको दे सकते हैं। थैंक यू।